everyone. I really hope you are doing great. आज हम लोग द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट विच इज ऑफ 1992 इसका वन शॉट करेंगे. सारे सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे. सिर्फ 8 सेक्शंस हैं इस एक्ट में और ये वाला जो लेक्चर है आपके राजस्थान एपीओ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. ठीक है. और जहाँ कहीं भी एक्ट पूछा जाता है, क्योंकि हम पूरा बेयर एक्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसलिए जहाँ कहीं भी एक्ट पूछा जाता है वो जिस भी एग्जामिनेशन में उसके उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे इस एक्ट में. इसका जो एक्ट नंबर है दैट इज 27 ऑफ 1992. उसके बाद असेंट डेट. अब असेंट डेट ऑब्वियसली एक लोकल लॉ है, तो गवर्नर की असेंट मिली होगी. ठीक है. नॉट ऑफ प्रेसिडेंट बट गवर्नर. 8 नवंबर 1992. और फोर्स में कब आया था? 11 नवंबर 1992. टोटल जो है इसमें 8 सेक्शन है. ठीक. सारे सेक्शंस हमें पढ़ने, सारे सेक्शंस हम पढ़ेंगे. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992. इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान. पूरे राजस्थान पर यह एप्लीकेबल होता है. इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. ठीक है. अब इसकी डेफिनेशंस क्या है? सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बता रखी है. सबसे पहली डेफिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन है, जो कि हमें 2A में बता रखी है. क्या है डेफिनेशन? मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन. पब्लिक एग्जामिनेशन को होल्ड करने के लिए कोई जगह, जैसे मान लीजिए जैसे अभी आरजेएस हुआ था, उसके लिए जो भी कॉलेज हैं, जो भी महाविद्यालय है, उसको एक पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था. तो वो जो है एग्जामिनेशन सेंटर होगा एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयरटू. एंटायर प्रीमाइसेस का मतलब ये है कि अगर उस कॉलेज से अटैच्ड कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर लैंग्वेज डिपार्टमेंट में हमारा आरजेएस का पेपर मान लीजिए कंडक्ट हुआ और उसके बगल में कोई दूसरा साइंस का डिपार्टमेंट है, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जामिनेशन सेंटर. वो पूरा उनका एग्जाम, वो पूरा कॉलेज ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा. बेसिकली बात ये है. ठीक है. उसके प्रीमाइसेस भी अटैच्ड हैं, वो भी जो है एग्जामिनेशन सेंटर में ही आएंगे. आप ये नहीं कह सकते कि आपका सिर्फ लैंग्वेज वाले डिपार्टमेंट में हो रहा है तो साइंस वाला डिपार्टमेंट इज नॉट एन एग्जामिनेशन सेंटर. वो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा. देन बी पब्लिक एग्जामिनेशन. क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन? मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल. और ये है शेड्यूल. शेड्यूल आपका ये है जिसमें आपको बता रखे हैं कि कौन से आपके एग्जाम्स हैं जिसे हम पब्लिक एग्जामिनेशन कह रहे हैं. क्या है? सबसे पहला, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन for Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act 1957. That is, ये याद करना होगा. दूसरी चीज, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. किसी यूनिवर्सिटी ने कोई एग्जाम अगर कंडक्ट कराया है जो कि बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में, वो भी एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएगा. एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. आरपीएससी ने कोई अगर मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट कराया और यूपीएससी ने अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया राजस्थान में, तो दैट इज आपका एग्जामिनेशन होगा, वो पब्लिक एग्जामिनेशन होगा. देन फोर्थ पॉइंट क्या है? एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एनी ऑटोनॉमस कॉलेज. ऑटोनॉमस कॉलेज है मतलब स्वतंत्र कॉलेज है, कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उनका अपना कॉलेज है. तो अगर उस स्टेट में कोई ऑटोनॉमस कॉलेज में अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, दैट इज ऑल्सो आपका पब्लिक एग्जामिनेशन. फिफ्थ क्या है? एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. अगर आरआरबी ने कराया तो अजमेर. एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट, जैसे हमारा आरजेएस. ठीक है. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जामिनेशन. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. ये मैं आप लोगों को कीवर्ड्स जो है वो अंडरलाइन कर रही हूँ. इसमें जो आपका कीवर्ड है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान. ठीक. अंडर राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट. और यूनिवर्सिटी यहाँ पर आरपीएससी और यूपीएससी, आप इसको अपना लिख सकते हो. देन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट देख लिया. एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो वो भी जो है पब्लिक एग्जामिनेशन में ही आएगा. दैट विल आल्सो कम अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन. ये बात हो गई. फिर उसके बाद है अपना एनी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट. ठीक है. ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का कोई एग्जामिनेशन है कंडक्टेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग. किसने कंडक्ट किया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी ने. न्यू दिल्ली.
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे ही जो है पब्लिक एग्जामिनेशन है, ये 8 के 8 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। कीवर्ड्स अगर याद हो जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, कीवर्ड्स बस आपको याद रखने हैं, ठीक। अब डेफिनेशंस पर फिर से आते हैं। आपके पास है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन यहाँ पर 2C में हमें बता रखी है। अनफेयर मीन्स का मतलब है इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जब आप उस सवाल के जवाब दे रहे हैं, तब काम हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन। मीन्स द अनऑथराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन। ये आपने अनऑथराइज्ड हेल्प ली, उससे पूछा कुछ, ठीक, अपने जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, उससे पूछा, या फिर मान लीजिए टीचर से कुछ पूछा, अनऑथराइज्ड हेल्प है। या आप इस तरीके से सवाल जवाब उनसे नहीं कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटन, मान लीजिए चिट्स वगैरह बना करके इस तरीके से, ठीक है, रिकॉर्डेड और प्रिंटेड इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, और द यूज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट। मान लीजिए फोन्स का यूज करना, या कुछ भी ऐसे ब्लूटूथ वगैरह का यूज करना, स्मार्ट वॉचेस का यूज करना। जैसे स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो है आप प्रोहिबिट कर दी गई, आप पहन करके नहीं जा सकते किसी एग्जामिनेशन सेंटर में। उससे वो नॉर्मल वॉच आप कैरी कर सकते हो, बट स्मार्ट वॉचेस कैरी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें ये अनफेयर मीन्स में आती हैं। फिर उसके बाद 2D में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस बता रखे हैं। तो यूज हियरिन एंड नॉट डिफाइंड, कुछ ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो कि यहाँ पर यूज तो करे गए लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं करे गए। तो अगर ऐसे कोई वर्ड्स और एक्सप्रेशंस है जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है, तो उनका मीनिंग हम आईपीसी से ले लेंगे। आईपीसी में जो डिफाइन किया है हम उसको देखेंगे और वही मतलब समझेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड का। ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग जो होता है किसी भी एक्ट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन नंबर 3 में बताता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अब हमने कह तो दिया कि अनफेयर मीन्स क्या होता है, लेकिन अगर हम उसको प्रोहिबिट नहीं करेंगे, अगर लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं करेगा, तब तक वो ऑफेंस नहीं बनेगा। इस वजह से एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है आपका सेक्शन 3, जो कि कह रहा है कि हम इसको प्रोहिबिट करते हैं, अनफेयर मीन्स को यूज करना हम प्रोहिबिट करते हैं। नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, वो यूज नहीं कर सकते, तभी ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ सेक्शन, अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपने अनऑथराइज्ड तरीके से उस क्वेश्चन पेपर का पोजेशन हासिल किया है, या फिर कुछ ऐसी बातें डिस्क्लोज करी हैं उस क्वेश्चन पेपर में से जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। लॉफुली आप एंटाइटल्ड नहीं है ये काम करने के लिए। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड, वो लॉफुली ऑथराइज्ड नहीं है वो इंसान, ना ही वो परमिटेड है, ना ही वो लॉफुली ऑथराइज्ड है, ना ही वो परमिटेड है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज सो टू डू, ऐसा करने के लिए, शैल बिफोर द टाइम फिक्स्ड। ये क्वेश्चन पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे पहले की बात हो रही है। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले का जो समय होता है उससे पहले की बात हो रही है, कि जो टाइम फिक्स किया गया है क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से, बिफोर दैट टाइम, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, एग्जामिनीज को, यानी कि जो एस्पिरेंट्स है एट अ पब्लिक एग्जामिनेशन, प्रोक्योर करता है। प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन करना, या अटेम्प्ट टू प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट भी करता है उसको हासिल करने का, या पोजेस करता है ऐसा क्वेश्चन पेपर, या फिर उस क्वेश्चन पेपर को कोई पोर्शन, ठीक, या फिर उस क्वेश्चन पेपर की कोई कॉपी वगैरह है। और पहली चीज तो ये, दूसरा क्या है, इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन देना किसी को, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना किसी को। इंफॉर्मेशन हमेशा इम्पार्ट करी जाती है, इंफॉर्मेशन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करी जाती है, इसलिए यहाँ पर इम्पार्ट लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट किया है, किसी एक को है पता चला, उसने दूसरे को पता है, दूसरे ने तीसरे को पता है, इस तरीके से। या फिर ऑफर करता है इम्पार्ट करने का इंफॉर्मेशन विच ही नोज, जो उसे पता है, या फिर ऐसा रीजन टू बिलीव है जो कि रिलेटेड है, डिराइव्ड है टू हैव अपॉन बियरिंग सच क्वेश्चन पेपर। जैसे मान लीजिए पता चल गया कि कुछ पर्टिकुलर इतने क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट से पूछे गए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पॉक्सो एक्ट से आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस आईपीसी से आए, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आईपीसी से हैं, 10 क्वेश्चंस सीआरपीसी से। ये बातें अगर पता चल गई, एक को पता चली, एक ने दूसरे को इम्पार्ट किया, वो जो है यहाँ पर पनिशेबल है, ठीक है। ये अनऑथराइज्ड तरीका है, आप इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। तो ये तो सेक्शन नंबर 4 में बताया। अब देखो सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। यहाँ पर एक पर्सन को इंटरेस्ट किया हुआ है, उसको ड्यूटी दे रखी है, केयर दे रखा है कि आपको जो है ध्यान रखना है, आपको इंटरेस्ट किया है। उसके बाद जब ये इंटरेस्टिंग होने के बाद जब कोई इस तरीके का काम करता है, चीजें और खराब हो जाती हैं। देखिए,
नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद एनी वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन, कोई काम दिया गया था, मान लीजिए कोई टीचर थे या कोई भी था, ठीक है, उसने क्या किया, शैल एक्सेप्ट वेयर ही इज परमिटेड बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, अगर वो परमिटेड है अपने ड्यूटी से, मतलब उसको बताया ही गया है, कहा ही गया है, परमिशन ही दी गई है ऐसा करने के लिए, तो अलग की बात है। लेकिन अगर उसको परमिशन नहीं दी गई है और इनडायरेक्टली डाइवेल्ज करने का मतलब है कोई सीक्रेट उसे पता है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और वो बता देता है, और कॉज टू बी डाइवेल्ज और मेक नोन टू एनी अदर पर्सन एनी इंफॉर्मेशन और पार्ट देयर ऑफ विच हैज कम टू हिज नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क बीइंग सो इंटरेस्टेड टू हिम। क्या बताया, उसको क्वेश्चन पेपर के बारे में मान लीजिए कुछ पता है, उसको ये पता है कि सीट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, कौन कहाँ पर बैठेगा, उसको ये सारी चीज़ें पता है, कुछ भी पता है जो कि बताने वाली बात नहीं है, जो कि एस्पिरेंट्स को या जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं पता होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई काम किया तो उस पर प्रिवेंशन लगा हुआ है, आप इस तरीके का लीकेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर 6 पेनल्टी के बारे में बता रहा है, तो whoever contravenes or attempts to contravene और abets the contravention of the provision section of section 3 का ऑफेंस किया, सेक्शन 4 को कॉन्ट्रवीन किया या सेक्शन 5 को कॉन्ट्रवीन किया या अटेम्प्ट किया या अबेट भी किया, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक का होगा, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और विद बोथ, ठीक। तो 3 years है, ठीक है, 2000 रुपए तक का और है तो 2000 रुपए तक का फाइन है या फिर बोथ है। तो ये इस तरीके से आप अपनी बेयर एक्ट में लिख सकते हैं। 6A punishment for committing theft, extortion, robbery of question papers। अब यहाँ पर चोरी हो रही है, क्वेश्चन पेपर ही चोरी हो जा रहा है, क्वेश्चन पेपर को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है या रॉबरी कमिट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर की। क्या हो रहा है, whoever commits theft, extortion or robbery of question papers of any public examination at any time before the examination in such question paper। अभी उस क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ नहीं है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले मान लीजिए 15 जनवरी को जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, 14 जनवरी को ही पेपर्स को गायब कर दिया या चोरी कर दिया, इज ओवर, ठीक है। शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्री कंटेन्ड इन आईपीसी, कह रहा है आईपीसी में कुछ भी लिखा है उसको हम जो है कॉन्ट्री उसके नहीं जा रहे हैं। बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट लेस देन 5 years, जो कि 5 साल से कम की नहीं होगी, यानी कि मिनिमम आप कह सकते हैं वो 5 years है, जो कि एक्सटेंड कर सकती है टू 7 years। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो पनिशमेंट है दैट इज 7 years एंड विद फाइन विच शैल नॉट लेस देन 15,000। मिनिमम जो फाइन है आपका वो 15,000 है और मैक्सिमम फाइन यहाँ पर 1 लाख रुपए है। हाँ, मैक्सिमम फाइन आपका 1 लाख रुपीज है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो पनिशमेंट ज्यादा दे नहीं रखी है यहाँ पर, तो जितनी पनिशमेंट दे रखी है वो सब इंपॉर्टेंट है भाई। 8 सेक्शन है तो उसको निचोड़ के पूरा पूछ सकते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए तो हो गया काम। 8 सेक्शन में अगर 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए तो मिनिमम जो है 5 साल है, मैक्सिमम 7 years है। मिनिमम यहाँ पर जो फाइन की बात है वो 15,000 है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन नंबर 7 सेज पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। अब मान लीजिए ऑफेंस तो अंडर सेक्शन नंबर 6 में जो पनिशेबल है, जो कमिट किया है ऐसा ऑफेंस जो कि सेक्शन नंबर 6 में पनिशेबल है, उसके लिए प्रिपरेशन ऐसे करके गए हैं कि सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर देंगे, ऐसे प्रिपेयर करते गए कि सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर देंगे या उसको कोई चोट पहुंचा देंगे, हर्ट कॉज कर देंगे टू एनी पर्सन, या फिर उसको असॉल्ट करेंगे और फॉर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करेंगे उस पर्सन को, या फिर उसको इंस्टेंट डेथ का जो है वो इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या असॉल्ट, इस तरीके का कुछ डर वगैरह दिखाया। तो इसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली क्या है कि कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, तो आपका ये हो गया, एक सेकेंड, तो आपका ये हो गया, एक तो डेथ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कॉजिंग हर्ट, प्रिपेयर करके गए हैं सिर्फ कि अगर मान लो किसी ने थोड़ी बहुत आनाकानी करी तो कर देंगे ऐसा। असॉल्ट हो गया और आपका हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन और फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो 3 साल तक की यहाँ पर पनिशमेंट है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, प्लस यहाँ पर फाइन है जो कि 5,000 रुपए तक का होगा।
प्लस का मतलब है आपका कि एंड है आपकी बेयर एक्ट में, और जहां पर स्लैश लगा हुआ है उसका मतलब है और। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 द लास्ट सेक्शन, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्केड्यूल को अमेंड करने की पावर किसकी है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की पावर किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वो अमेंड कर सकते हैं स्केड्यूल को, नोटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन निकाल करके वो स्केड्यूल को अमेंड कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन निकालेंगे, इंक्लूड इन द स्केड्यूल एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ विच it considers necessary to apply the provisions of this act, and upon the publication in the official gazette the schedule shall be deemed to have been amended accordingly। जो उन्होंने कहा है फिर उस हिसाब से मानेंगे कि स्केड्यूल को अमेंड कर दिया गया। अब अमेंड करने का क्या मतलब है, कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये 8 चीजें यहाँ पर बता रखी है, मान लीजिए उनको इसमें से कुछ हटाना है, कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है, तो वो उसमें से कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे चीजें और ऐड भी करी जा सकती हैं, और एग्जामिनेशंस ऐड भी करे जा सकते हैं, और या फिर 1-2 एग्जामिनेशंस यहाँ से हटाए भी जा सकते हैं। दैट इज इन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये बात ध्यान रखें, लोकल लॉ है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का ही पावर होगा और किसी का पावर नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वाला एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 सेक्शंस थे, हम लोगों ने एक एक सेक्शन को बेयर एक्ट से ही समझा है, इसी वजह से मैंने बेयर एक्ट से पढ़ा है, ताकि आपके लिए प्री में भी यूजफुल हो जाए और आपको मेंस में भी, मेंस के लिए भी आपके पास मैटर हो कि आपको किस तरीके से क्या लिखना है और क्या क्या आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।